हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का आज की क्लास में। तो आज की क्लास हम बात करेंगे दो एक्ट के ऊपर। एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा, और एक हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा। फेमा और फेरा, किसने किसको रिप्लेस किया, कौन क्या कहता है, इसमें कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में आज की क्लास में हम इन दोनों टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसबीआई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, और सबसे पहले हम बात करते हैं जो करंट है, जो करंट एग्जिस्टिंग है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सबसे पहली बार किस ईयर में आया? तो ये आया 1999 में। एक्चुअली ये सक्सेसर है या इसने रिप्लेस किया है फेरा को। पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे रिप्लेस किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने। फेरा जो है वो 1973 में आया था, और उसके बाद उसी को रिप्लेस करा है फेमा ने इन ईयर 1999। ठीक है, भाई इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही थी, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चेंज करने की जरूरत थी। अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आखिरकार है क्या? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया ताकि सारे तरीके के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सारे तरीके के करेंसी ट्रांजैक्शन, सारे तरीके के एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को हम मेंटेन कर सके और डेवलपमेंट कर सके। यानी हमारा इंडिया बाहर के देशों के साथ, हमारे इंडिया के रेजिडेंट बाहर के देशों के साथ क्या डील कर रहे हैं, यहाँ पर करेंसी किस तरीके से चेंज हो रही है, जितनी भी करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है, जितनी भी तरीके का फॉरेन जो है ट्रेडिंग हो रही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है, जितने तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दो देशों के बीच में, उसे मेंटेन और उसे डेवलप करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। अच्छा, फेरा एक पहले था जिसे फेमा में कन्वर्ट किया गया। द रीजन बीइंग कि फेरा जो था, अभी हम फेरा के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, वो एक्चुअली बनाया गया था कंट्रोल जमाने के लिए। यानी जो भी इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, क्योंकि उस समय, जिस समय फेरा आया, यानी 1973 में जब फेरा आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको लाया ही इस वजह से गया था क्योंकि उस समय इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हालत बिल्कुल रद्दी के बराबर थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है ये तो आपने डिटेल में पढ़ाई होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी हमारे इंडिया में टोटल कितना रिजर्व मौजूद है, हमारे इंडिया में टोटल कितना गोल्ड मौजूद है, हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी एसेट्स कितनी है, यानी जो हमारी करेंसी को छोड़कर बाकी के देशों की करेंसी है वो कितनी मौजूद है, हमारे पास कितना गोल्ड है, हमारे पास कितना स्पेशल ड्राइंग राइट है, कुल मिलाकर हमारे इंडिया के पास कितनी टोटल रिजर्व्स मौजूद है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कैटेगरी में आती है। तो जिस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ना के बराबर था, जीरो था, बहुत खराब हालत चल रही थी, तो उस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंजर्व करने के लिए, उसको बेहतर यूटिलाइज करने के लिए, उसको बहुत कंट्रोल जमाने के लिए ये लाया गया था फेरा, क्योंकि उस समय उसी की नीड थी। उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, आप ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बाहर नहीं भेज सकते, क्यों? क्योंकि उस समय उसकी बहुत तंगी थी। लेकिन विद द चेंजिंग टाइम, जब 1991 का क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई, हम ज्यादा लिबरल हुए, हम ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करें। उस समय हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ये नीड रही कि हम फॉरेन इकोनॉमी के साथ क्या कर सके, इंटरैक्ट कर सके। तो उस समय हमारा काम फेरा से नहीं चलता, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज थी फॉरेक्स रिजर्व को लेकर हमारे इंडिया की। तो उसी को ज्यादा लिबरल बनाने के लिए, उसमें ईज देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हमने फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। यानी जितने भी तरीके के फॉरेन एक्सचेंज हो रहे हैं इंडिया से बाहर के देशों के साथ, जितनी भी करेंसी की चेंजेस हो रही हैं, जितने भी तरीके की करेंसी चेंज हो रहा है, जितने भी तरीके का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, उससे डेवलप करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए फेमा लाया गया, ना कि उसे कंट्रोल करने का हमने ऑब्जेक्टिव लिया, जो कि फेरा का ऑब्जेक्टिव था। तो ये मेन चीज थी जिसकी वजह से फेरा जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, फेमा में कन्वर्ट हुआ है। तो अभी हम फेमा के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, जो करेंटली हमारे इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं। इसका फंक्शन क्या रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का फंक्शन क्या रहा है, कि इसमें सारे एक्सपेक्ट जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, उसको क्या करना है, हमें उससे क्या करना है, रेगुलेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज अगर हम एक्वायर कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी तरीके की स्पेशल ड्राइंग राइट्स हम आईएमएफ से खरीद रहे हैं या फिर उसको होल्ड कर रहे हैं, किसी भी तरीके के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का पेमेंट कर रहे हैं या फिर उसे सेटल कर रहे हैं, किसी भी तरीके की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ करेंसीज हो रही हैं, या फिर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसे सबसे पहले तो रेगुलेट करना है, सबसे पहले उसे क्या करना है, उसका संचालन करना है, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये एक्ट ने एम्पावर किया आरबीआई को, इसने पावर दी किसके हाथों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में, ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके कोई भी तरीके का इस एक्ट से रिलेटेड। यानी फॉरेन एक्सचेंज को हमें किस तरीके से मैनेज करना है, इसका जो पूरा का पूरा ब्यौरा है एक तरीके से, या पूरा की पूरा जो कंट्रोल है उसे आरबीआई के हाथों में सौंपा गया इन फेमा। यानी हमें उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे होल्ड करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, ये सारी जो पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में दी गई। ये इस एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में लाया गया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का अगर किसी भी प्रोविजन का वायलेशन होता है तो इसमें पेनल्टीज और फाइन्स लगते हैं। यानी अगर आपने, कोई भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी तरीके का इसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, या इसकी कोई भी प्रोविजन का मान नहीं रखा, तो उसके ऊपर क्या होगा, पेनल्टीज और फाइन्स का इम्पोजिशन होगा। और यहाँ पर ये पेनल्टीज और फाइन, ये भी एक डिफरेंस है फेरा से। फेमा क्योंकि फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसमें सिर्फ पेनल्टीज और फाइन्स लगा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जब आया था, तो उस समय अगर उसके कोई भी प्रोविजन किसी भी तरीके से ना मान्य होता है या फिर उसके रूल्स टूटते हैं, तो उसमें जेल होती थी। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंस अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जितने भी तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, करेंटली ये चल रहा है, इसे दो ट्रांजैक्शन या दो अकाउंट में बांटा जाता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में वो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है जहां पर रेजिडेंट ऑफ इंडिया की कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क ना पड़े, ना वो बढ़े ना वो घटे। यानी ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई भी भारत के निवासी का किसी भी तरीके का कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज में कोई फर्क ना हो, ना उनकी एसेट्स बढ़े ना घटे, ना उनके ऊपर कर्जे लाइबिलिटीज बढ़े या घटे,
ऐसा उनमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ना देखने को मिले, तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, वो ट्रांजैक्शन लिस्ट होंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। फॉर एग्जांपल, कोई भी पेमेंट इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, कोई माल भेजा, उसके बदले में किसी भी तरीके का पेमेंट हुआ, किसी भी तरीके का एक्सपेंस हुआ फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड। भाई कोई देश का निवासी बाहर घूमने गया, ये भी तो फॉरेन एक्सचेंज ही है, लेकिन इससे एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई ट्रेडिंग है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अपनी जमीन नहीं बेच रहे हैं किसी फॉरेन को। मैंने बिजनेस का कारोबार करना है, तो मैं माल भेज रही हूँ, बदले में मुझे पेमेंट मिल रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं है। तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड हमेशा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में होता है। और वहीं पर एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये वो ट्रांजैक्शन है जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क पड़ता है, बढ़ते हैं या घटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैं देश की रेजिडेंट हूं, मैंने किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी, कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स को खरीदा, मैंने किसी फॉरेन स्टॉक में फॉरेन स्टॉक्स को खरीदा, तो यहाँ पर मेरी एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। और क्योंकि मेरी एसेट्स बढ़ गई, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये लिस्ट करा जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। क्लियर है? ठीक है। किसी तरीके का मैंने उधार चुकाया, किसी फॉरेन से उधार लिया था उसे चुका दिया, किसी तरीके की मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी इंडिया के बाहर, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये लिस्ट किस में किए जाएंगे, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में लिस्ट करे जाएंगे। क्लियर है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये 1999 में आया था, फेरा का रिप्लेसमेंट है। फेरा बहुत ज्यादा कंट्रोल के साथ लाया गया था, लेकिन हमें क्योंकि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रमोट करना था, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना था, हमें ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा था, जो कि फेरा के रहते हुए नहीं हो रहा था। और इसीलिए फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का मकसद है डेवलपमेंट और प्रमोशन किसी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का। कोई भी फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई लेन देन हो रहा है इंडिया का बाहर के देशों के साथ, इंडियन रेजिडेंट्स का बाहर के देशों के साथ, तो उन सब का प्रमोशन, डेवलपमेंट और रेगुलेशन करने का काम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जितने भी तरीके के ट्रांजैक्शन हैं, इसे हमेशा दो पार्ट्स में लिस्ट करा जाता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में वो सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं जो भारत के रेजिडेंट कर रहा है, लेकिन इससे उसके एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई फर्क ना पड़े, ना एसेट्स बढ़े या घटे, ना लायबिलिटीज बढ़े या घटे। जैसे कि किसी तरीके का पेमेंट किया मैंने कोई ट्रेड के बदले, क्योंकि इससे कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं पड़ा, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन यहाँ पर रेजिडेंट्स की क्या होती है, एसेट्स बढ़ती या घटती है और लायबिलिटीज बढ़ती है या घटती है। जैसे कि मैंने कोई फॉरेन मार्केट में फॉरेन स्टॉक्स खरीदे, वो हमेशा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में लिस्ट करा जाएगा। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने कहीं बाहर प्रॉपर्टी खरीद ली, तो मैंने बाहर यानी विदेशी के साथ जो भी एसेट्स का लेन देन किया हो, लाइबिलिटीज का लेन देन किया हो, जिससे मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क पड़ रहा हो, वो लिस्ट कहाँ करा जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में लिस्ट करा जाएगा। मैं यहाँ पर बार बार आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात कह रही हूँ, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में रेजिडेंट ऑफ इंडिया इसे भी डिफाइन किया गया है कि कौन है जिसे हम ट्रीट करेंगे एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है रेजिडेंट ऑफ इंडिया की। ये सबसे पहले डिफाइंड है सेक्शन 2V ऑफ फेमा एक्ट 1999। इसकी डेफिनेशन कहां पर लिस्टेड है, सेक्शन 2V ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर। पहला, बेयरिंग फ्यू एक्सेप्शन, यानी कुछ एक्सेप्शंस को हटा दो, अगर कोई भी
पर्सन इंडिया में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कोई भी 182 दिनों से अधिक के समय पर रह रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर बीता, वहां पर लगातार कोई भी अगर 182 डेज से ज्यादा हमारे इंडिया में रुका है, तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसे डिफाइन किया गया है इन द सेक्शन 2V ऑफ द फेमा एक्ट 1999। दूसरा, कोई भी पर्सन या बॉडी जो कि रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेट हुई है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट, कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो कि हमारे इंडिया के द्वारा ओन्ड और कंट्रोल करा जा रहा है आउटसाइड इंडिया। यानी इंडिया के बाहर किसी भी तरीके का कोई ऑफिस है या ब्रांच है या एजेंसी है जो कि इंडिया की ही है और उससे एक इंडिया का रेजिडेंट ही होल्ड कर रहा है इंडिया के बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम है, हल्दीराम का कोई एक जो है आउटलेट इंडिया के बाहर है और वहां पर जो मैनेज कर रहा है वो भी इंडिया का रेसिडेंट है। वो दुबई में ब्रांच खोल के बैठा है लेकिन उससे भी हम ट्रीट करेंगे एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई भी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी जो कि इंडिया के बाहर है, जो कि ओन्ड और कंट्रोल करा जाता है बाय अ पर्सन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है रेसिडेंट की डेफिनेशन। भाई कोई भी ऑफिस है बाहर लेकिन वो ब्रांच है, कंपनी है इंडिया की। कोई भी ऑफिस है बाहर, उससे ओन या मैनेज कर रहा है कोई भी भारत का ही रेसिडेंट। भारत का रेसिडेंट या भारत में जो रह रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा, या फिर कोई भी ऑफिस या कंपनी या फिर पर्सन जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो कि पैदा या फिर जो यहीं पर जन्मा है, इन सबको ट्रीट किया जाएगा एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और इसे डिफाइन किया गया है किसमें? इसे डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 2V में। क्लियर है? अब बात करते हैं फेरा की। फेरा पहले था जिसे रिप्लेस किया है फेमा में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बैकग्राउंड, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, शुरू कहाँ से हुआ। ये डिजाइन तब किया गया था जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्या था, शॉर्टेज था। मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज का जब हमारे इंडिया में बहुत शॉर्टेज था, तो उस समय हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया। ये एक्ट जो है इसका मकसद ये था कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंजर्व करके रखे, बचा कर रखे, ताकि उसे यूटिलाइज किया जाए भारत की ही बेहतरी के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज की कमी है हमारे पास और उसे हम फिर भी इन्वॉल्व करेंगे, फिर भी हम पैसे की कमी है हमारे पास, लेकिन हम पैसा देश के बाहर भेज रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा देश और खोखला होता। तो इसलिए उस समय ये नीड थी 1979 में, क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज्यादा शॉर्ट चल रहा था। तो उस समय नीड थी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व को हम बचा के रखे, कंजर्व करके रखे, करेंसीज को ज्यादा बाहर ना जाने दे। ठीक है, ज्यादा एसेट्स को हम बाहर ना जाने दे। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टेज में थे। तो इसे कंजर्व करने के लिए, ना कि इसे डेवलप करने के लिए, कंजर्व करने के लिए फेरा आया था। और फेमा किस लिए आया था? फेमा आया था उसे रेगुलेट, उसे डेवलप करने के लिए। तो ये अपोजिट था। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में आया और इस एक्ट में सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को पावर दी गई थी। फेमा में आरबीआई को पावर दी गई कि आप फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स को बना सको। लेकिन फेरा जो पहले था उसमें सरकार को एक्सट्रीम इंटेंसिव पावर दी गई कि आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट कर सको। यहाँ पर तरह तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे गए कि आप किस तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को कैसे रेगुलेट कर सकते हो। यानी यहाँ पर बेसिकली क्या करा गया, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, जो उस समय की नीड के हिसाब से सही था। लेकिन अगर हम बात की नीड के बारे में बात करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं था। इसीलिए फेरा फेरा इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव।
फेरा वॉज वेरी रिस्ट्रिक्टिव और इसीलिए उसे कन्वर्ट किया गया आफ्टर एलपीजी पॉलिसी 1999 में। फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया गया ताकि हम ज्यादा लिबरल अप्रोच रख सके फॉरेन एक्सचेंज के मामले में। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर कितने सेक्शन थे। तो फेरा में 81 सेक्शंस थे, याद रखिएगा। फेरा का मकसद था फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल जमाना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ करेंसीज पर, क्योंकि शॉर्टेज थी ना, तो कंट्रोल करना करेंसीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, मैनेज करना ट्रांजैक्शन जो कि इनडायरेक्ट इंपैक्ट करते थे फॉरेन एक्सचेंज पर, कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज को दबा के रखना अपने पास। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को एकदम दबा के रखती है कि कहीं बाहर ना चला जाए, वैसे ही था फेरा। फॉरेन एक्सचेंज को अपने बच्चे की तरह रखा था दबा कर कि कहीं एकदम से इंडिया के बाहर ना चला जाए। क्यों? क्योंकि हमें क्या थी? शॉर्टेज थी। ठीक है, अब इस एक्ट को अबॉलिश किया गया और इसे फेमा के द्वारा रिप्लेस किया गया, क्योंकि फेरा जो है वो भारत के जो डेवलपमेंट है उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज नहीं करते, अगर हम ग्लोबलाइजेशन नहीं करते, अगर हम करेंसीज में एक्सचेंज नहीं करते जैसा कि फेरा कर रहा था, तो हमारे इंडिया डेवलपमेंट की तरफ मूव नहीं करता। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी आई थी, वो क्यों आई थी? क्योंकि इंडिया को ज्यादा लिबरल अप्रोच रखने की जरूरत आ गई थी, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा था। हमें दूसरे के साथ ग्लोबलाइज करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड हो गई थी, और इसीलिए फेरा को ही फेमा में रिप्लेस किया गया। ठीक है, अब डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेमा? फेमा और फेरा के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ज्यादा जो है डिफरेंस आप आसानी से बता सकते हो। पहला, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो कि प्रीवियस था, ये 1973 में आया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया जनवरी 1974 से। वहीं पर फेमा ये पास हुआ इन ईयर 1999 और इसे 2000 1 जून 2000 से एक्चुअली में लागू किया गया। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा, फेरा जो पहले था उसमें 81 सेक्शंस थे, फेमा में 49 सेक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फेरा का मकसद, इंटेंड क्या था कि फॉरेन पेमेंट्स को हम क्या करें? रेगुलेट करें और कंजर्व करें फॉरेन ट्रांजैक्शन को। बताया था ना, क्योंकि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम थे, उसे बचाने के लिए आया था फेरा। यानी हम उसको बचा के रखे अपने पास, हम उसे कहीं बाहर ना जाने दें। लेकिन वही फेमा किस मोटिव के साथ आया, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आया? फेमा का मकसद था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को एनहांस करना, बढ़ाना, फॉरेन पेमेंट्स को प्रमोट करना, ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करना, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन देना, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होना। क्लियर है? ओके है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर हम अप्रोच की बात करें, फेरा जो पहले था वो ज्यादा कंजर्वेटिव था, ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव था, और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही थी? हैम्पर्ड हो रही थी। फेमा जो अभी है वो फ्लेक्सिबल है और ज्यादा लिबरल है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो पहले था फेरा, उसमें 6 मंथ का स्टे बताया गया था। यानी ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ज्यादा हमारे इंडिया में टिका हो, वो भारत का रेजिडेंट कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू फेरा जो पहले था। इसे और ज्यादा प्रिसाइज किया गया किस में? और ज्यादा प्रिसाइज किया गया फेमा में, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिडेंशियल स्टेटस दिया गया वो 182 डेज का दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, वायलेशन। अगर फेरा का वायलेशन होता, यानी जो पहले था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव था, तो वहां पर वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। यानी इसमें जेल वगैरह होती थी। क्या होती थी? रिजल्ट क्या था? इम्प्रिजनमेंट का। इसमें जेल वगैरह हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर फेमा जो अभी है बेटा,
अगर फेमा की बात करते हैं तो फेमा का वायलेशन जो है वो एक सिविल ऑफेंस कहलाएगा। यानी यहाँ पर पेनल्टीज और फाइन्स इंपोज करे जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने के टाइम पीरियड या 90 डेज के टाइम पीरियड के स्पैन पे आपने वो पेनल्टी ना भरी तो मे बी आपको जेल पे, वो अलग बात है। लेकिन फेमा जो है वो सिविल ऑफेंस है और फेरा जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता था। ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव कौन था? फेरा। और इसीलिए उसे फेमा में कन्वर्ट किया गया। फेरा कंजर्व कर रहा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, फेमा प्रमोट कर रहा है, इनहैंस कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। ठीक है, क्लियर है? अच्छी तरीके से फेरा और फेमा समझ में आया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, दोनों को अगर हम सम अप करें तो दोनों का फोकस यही रहा था, फॉरेन एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन। भाई फॉरेन एक्सचेंज से ही रिलेटेड दोनों एक्ट थी। लेकिन फेरा वो ज्यादा कंट्रोल था, रेस्ट्रिक्टिव था, फेमा ज्यादा लिबरल था, ज्यादा आसान था। और इसीलिए फेमा आया, फेरा को रिप्लेस किया गया फेमा को, ताकि इंडियन इकोनॉमी का बेटरमेंट हो सके और इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, फेमा आने के बाद हमारे इंडिया में ज्यादा लिबरल अप्रोच हमें देखने को मिली। हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ ज्यादा मूवमेंट करी। क्लियर है? तो गाइस ये था आज का टॉपिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। कब आया, कैसे रहा, मैंने कंप्लीट डिटेल में आप सबके सामने बात करी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लाइक जरूर करा करिए वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक्स किसी भी तरीके से यूजफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से किया करिए। थैंक यू सो मच। टिल देन आप सारे स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एवरीवन। बाय बाय गाइस, टेक केयर।